बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और आज जो है इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एसिड रेन। यानी आपके ख़्याल से जो ह्यूमन हेल्थ है इसके ऊपर एसिड रेन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो कौन से कह लीजिए कि मेजरमेंट्स हैं जिसको अप्लाई करके आप एसिड रेन जो है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए आप पेज नंबर 259 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पेज 259 पर आने के बाद अब आप यहाँ से मार्क करेंगे कि एसिड रेंजर्स के सेवरल एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे और इसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ पे। अब इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो इन्होंने आपको बताई हैं। नंबर 1 क्या बताया आपको कि जब भी एसिड रेन इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से जो रिवर्स होते हैं या लेक्स होती हैं इनमें एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब इसका जो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ता है ना, नेगेटिव इफ़ेक्ट, वो होता है एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर, यानी जो पानी के अंदर जानदार रहते हैं उनकी लाइफ जो है उस पे जो एसिडिटी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही शामिल हैं। तो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि प्लांट्स के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होने लगती है। इसकी वजह क्या होती है कि आपको पता है कि कहीं पर भी अगर आप क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए सॉइल की एक स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए। अब जब एसिड रेन जो है वो कहीं पर भी फॉल होती है तो उसमें क्योंकि पीएच इसकी एसिडिक होती है ये क्या करती है, सॉइल जो उसमें जाके एब्जॉर्ब होने लगती है, तो उस वजह से जो सॉइल का अपना टोटल पीएच है वो ड्रॉप हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज होता है जिसमें किसी क्रॉप की प्रोडक्शन होने वाली होती है, क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब कर देता है तो उस क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी ओवरऑल इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 था आपका। अब पॉइंट नंबर 3 जो उसको देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 आपको कहता है कि जब भी एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से जो बिल्डिंग्स होते हैं या ब्रिजेस बने हुए होते हैं, जो आमतौर पर बिल्डिंग या ब्रिजेस जो है आपको पता है वो सीमेंट के, कंक्रीट के या मेटल जो है उसके बने हुए होते हैं। तो ये एसिडिक रेन जो है वो जब भी कोई भी एसिड रेन जो है वो इन ब्रिजेस के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर या कंक्रीट्स के साथ रिएक्शन करती है तो इसके जो मेटल्स होते हैं उसको क्या करती है, ये ऑक्सीडाइज कर देती है, उसमें कोरोजन हो जाता है, उनमें जंग लगने लगता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में इसने आपको क्या बताया है कि जो पानी है जाहिर है ये ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है स्टोरेज के लिए, जो भी अंडरग्राउंड वाटर है, चाहे वो आपके डैम्स हों, चाहे वो आपकी ट्यूबवेल्स हो, चाहे वो आपने बोरिंग कर रखी हो, तो ये सारा का सारा जो एसिड रेन है ये नीचे ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ये टॉक्सिक हो जाता है और ये पीने के लायक नहीं रहता, जो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, अब ये तो वो बातें हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करती हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट करती हैं। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इसने आपसे सवाल किया है कि आप इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं या आप वो कौन से प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एसिड रेन जो है ये रिड्यूस हो जाए। तो इसको भी देख लेते हैं अब हम। ये पार्ट बुक में नहीं था तो मैंने ब्रीफली इसको यहाँ राइट डाउन किया है। आप इसको काइंडली इस वीडियो के इस हिस्से को जूम करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ रीड कर देती हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि रिड्यूस करें आप इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस बाय इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी पॉल्यूटेड गैस होते हैं आप उसको रिड्यूस करें, इसकी इमिशन को, इसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉल्यूटेड गैस हैं इन्हीं में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और यही हवा में वाटर के साथ एसिड रेन के जो वाटर है उसके साथ मिलके एसिड रेन क्रिएट करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कोशिश करें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है कि एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करके उसको बार बार इस्तेमाल करना। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाता है। अगली चीज़ क्या होती है कि आप फैक्ट्री साइट्स पर कोशिश करें कि जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कंट्रोल कर लें, यानी गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है उससे गुरेज करें और कोशिश करें कि जो एनर्जी कंजम्पशन है फैक्ट्रीज़ में वो रिड्यूस हो सके। एंड लास्ट वन जो है वो ये हो सकता है कि आप न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको प्रोमोट करें। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे आप देख रहे हैं आजकल हाइब्रिड कार्स आ रही हैं या फिर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो उसमें अल्टीमेटली जो पॉल्यूशन है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो नॉर्मल पेट्रोलियम या डीजल वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं।
तो उस गाड़ी में क्या होता है कि इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और इस तरह के जो दूसरे ऑर्गेनिक एरोसोल्स और पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हवा में ज़्यादा फैलते हैं। तो ये वो 4 ये कह लीजिए कि मेजरमेंट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को ये कह लीजिए कि फ्रेश कर सकें और एसिड रेन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके 2 हिस्से थे, पहला हिस्सा बुक में मार्क कराया था, दूसरे हिस्से यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ बढ़ते हम। ये आपसे पूछता है कि जो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या होता है, इसके साथ साथ ये वेदर पैटर्न के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होता है। आप आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 258 के ऊपर। जी, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना इसको आपने मार्क करना है। अब इसमें इसने आपसे क्या बात कही है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं जब ये कह लीजिए कि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती हैं हीट को और फिर ये दोबारा रिटर्न बैक करती हैं आपकी अर्थ पर, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनकी जो प्रोडक्शन है इसको हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा होंगी ये इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी लाइट को। फिर जब ये एब्जॉर्ब करेंगी तो ये जो हीट है इसको अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र करेंगी, अर्थ पर ही करेंगी। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेवल होना ज़रूरी है, इससे अगर ये एक्सीड करेंगी तो ये हमें नुकसान करेंगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि सवाल ही पैदा होता है कि ये हमारे अर्थ जो है, ये हमारा जो ये कह लीजिए कि जो इन्वायरमेंट है इसमें किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो उसका जवाब बहुत सादा है कि देखें, जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो गैसेस हैं उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अल्टीमेटली हीट जो उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, फिर वो दोबारा उसको रिटर्न बैक कर रही अर्थ को, तो अर्थ का टेम्परेचर उसी हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स के या जो सी लेवल का राइज़ होना है या इसके साथ साथ जो एसिड रेन ज़्यादा हो रही है या फिर जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर नहीं कल्टीवेट हो पा रहे, ये तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं ये आपके लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को आप पूरा एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कॉपी डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सोच रहे होंगे इस वक्त के जो मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है उसकी जगह हम इसने अचानक से ये जो ग्रीन हाउसेस इफेक्ट है गैसेस के वो क्यों बता दिए। तो उसकी वजह क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है ज़मीन का गर्म हो जाना, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं यही मेन किरदार अदा कर रही होती हैं ग्लोब को वार्म करने का। ठीक है, तो वो जो लास्ट के 2 पैराग्राफ मैंने भी आपको मार्क कराए हैं उसमें सारी डिटेल है कि किस तरीके से वो गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं, किस तरीके से वो हीट को दोबारा जो है वो हमारे अर्थ को ट्रांसफ़र करती हैं, किस तरीके से जो अर्थ का टेम्परेचर है ये बढ़ता है और फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट पे आपके असर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द ट्रोपोस्फीयर। पेज नंबर 255 पर आ जाइए सीधा। यहाँ पर देखें पेज 255 के ऊपर आपको इस तरीके से मिलेगी 2 हेडिंग, पहली होगी केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दूसरी केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों हेडिंग्स को पूरा मार्क करना है आपने, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने छोड़ना नहीं है इसमें। ठीक है, पूरा एज इट इज़ मार्क कर लीजिए। अच्छा, अब आप ये वाली बात समझ लीजिए कि जब हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, देखें NO और X का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली तो 2 मेन ऑक्साइड्स ही हैं नाइट्रोजन के जो कि बनते हैं। वो 2 मेन ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इनका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 1:1 रेशो होगा तो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब फर्स्ट कर लीजिए 2 नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये फोटोलिटिक रिएक्शन में चला जाए एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर पर, तो जो लाइट होती है ना जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं H-म्यू से, एक्चुअली ये फोटो इलेक्ट्रिक लाइट होती है। ये जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो ये इसको ब्रेक कर देती है, किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में +½ ऑक्सीजन में।
अब होता क्या है कि जब सिस्टम में ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से मौजूद होता है और ये हाफ ऑक्सीजन है, हाफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा कि ये एक ऑक्सीजन है और ये इस तरीके से एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो ये हवा में जो दूसरी नॉर्मल ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके क्या करता है, O3 यानी ओजोन गैस बना लेता है। तो जब हाई कंसनट्रेशन हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपके इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, आपको पता है कि जब इन्वायरमेंट में ये दोनों गैसेस मौजूद हैं और जब कभी भी रेनफॉल होती है तो पानी के साथ रिएक्शन करके ये क्या करती हैं, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एसिड रेन कॉज करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हेडिंग है वो हमारे पास कौन सी है, सल्फ़र। सल्फ़र पे भी देखें यहाँ पे SO और इसके साथ यहाँ पर X बना हुआ है। X का मतलब नंबर ऑफ मोल है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सल्फ़र मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, डाइऑक्साइड भी बन सकता है और ट्राईऑक्साइड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ हमारी बुक में 2 ही ऑक्साइड्स का जिक्र है, सल्फ़र की डाइऑक्साइड का और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड्स का। तो बेसिकली क्या होता है कि सल्फ़र जो है ये रिएक्शन करके 2 तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है एनवायरनमेंट में। एक है SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, दूसरा है SO3 यानी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब होता क्या है कि जब ये सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है, तो एट द सेम टाइम क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी एक्सेस में मौजूद होती है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यूवी लाइट यानी सनलाइट में जो ये यूवी वाला पोर्शन है उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बना लेगा। अब ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इन्वायरमेंट में मौजूद है, ये एक तो खुद एक पॉल्यूटेंट है एक किस्म का। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी रेनफॉल होती है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो कि एसिड रेन कॉज करता है, जो अल्टीमेटली क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक होता है। तो इस तरीके से जो दोनों हेडिंग है यानी केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, इन दोनों को आपने कवर अप करना है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है आपसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू इन्हांसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा, मगर इसमें मसला ये होता है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड होती है, लेकिन क्योंकि इसने आपसे यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही पूछा है तो आपको इसका पूरा एक शॉर्ट नोट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा काम करना है। सीधा आ जाए आप पेज नंबर 258 के ऊपर। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेडिंग डालेंगे, आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ जहाँ पर फिगर का जिक्र है उसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक लास्ट पैरा और ऐड करना है, वी नीड टू रिड्यूस से लेके एग्रीकल्चर तक, और ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये तो हो गया काम कि आपने करना क्या है। अब आप ये देख लें कि इन्होंने आपसे इस सवाल में ग्रीन हाउस इफेक्ट का तकरीबन सारा काम जब वो पूछा है आपसे कि ग्रीन हाउस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ये किस तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, और किस तरीके से अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएं तो वो अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें ये वाली बात भी बतानी होती है कि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस करने होंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम एनर्जी का जो बेजा इस्तेमाल है उसको रोक लें। इसके लिए हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो आप बार बार रिपीटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है। उसके अलावा आप एनर्जी एफिशिएंसी को प्रोमोट करें। इसकी मिसाल को इस तरीके से समझ लीजिए कि लेट सपोज आपके घर में एक फ़ैन है जो कि 120 वोल्ट्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन यही अगर आप कोई स्मार्ट फ़ैन यूज़ करते हैं तो वो 35 वोल्ट्स के ऊपर भी चल सकता है। इसका मतलब काम तो वो फ़ैन बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहा है, यानी हवा दे रहा है आपको, लेकिन आपने यहाँ पे एनर्जी बचा ली। आपने 35 वोल्ट प्रोवाइड किए उसको इंस्टेड ऑफ 120 वोल्ट्स, तो अल्टीमेटली एनर्जी आपने क्या किया, सेव कर लिया। इसी तरीके से आप क्या करें, हर चीज़ पे, हर अप्लाइंस पे, हर जगह, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्री साइट्स होते हैं या कार होती हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इन सब में हमें एनर्जी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसे एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। इसके साथ साथ आप और क्या करें, कुछ ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें अपने इन्वायरमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एग्रीकल्चर तक, हर जगह जहाँ जहाँ हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं हमें उसको बचाना चाहिए। देखिए इसकी एक एग्जांपल्स इस तरीके से आप समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए आप वैन से कॉलेज जाते हैं, ठीक है, उस वैन में एट द सेम टाइम 20 से 30 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और अगर ये 20 से 30 स्टूडेंट्स हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल बाइक पर या गाड़ी पर मूव करेगा तो क्या होगा कि 20 से 30 गाड़ियाँ चल रही होंगी इंस्टेड ऑफ वन वैन। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जहाँ जहाँ एनर्जी बचा सकते हैं आप उसको बचाएं। अब वो 30 जो गाड़ियाँ हैं वो जो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी उसके मुकाबले में एक वैन जो पोल्यूशन
क्रिएट करेगी, आपको सोचने कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज होगा। तो हमें जहाँ जहाँ एनर्जी हम सेव कर सकते हैं हम उसको सेव करना चाहिए, और ये हम इंसानों की हरकत है। आप देखें बेतहाशा लोग गर्मियों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो तेज़ी से एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं। आप किसी बिजी रोड पे चले जाएं, वहाँ पे आपको इस कदर गाड़ियाँ मिलेंगी जिसकी इंतहा नहीं, और हर गाड़ी जो है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है एनवायरनमेंट में, जाके उन इलाकों में खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप और भी देखें तो बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फ़ैन खुले हैं तो खुले हुए हैं, पंखे, एसीज़, लाइट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं वो पावर ऑन मोड पर होते हैं। हालांकि उस वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने उसको बेदरी इस्तेमाल करना है। आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है बिल तो मैं भर रहा हूँ या मैं भर रही हूँ तो मेरी मर्ज़ी में इसको जितना चाहे इस्तेमाल करूँ, मगर आप इस चीज़ को भी सोचें एक दफ़ा कि क्या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये हम इंसानों की ह्यूमन प्रैक्टिसेस ही हैं और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो वाला पोर्शन जिसमें इसने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो यही सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक था। अल्टीमेटली क्वेश्चन को दोबारा मार्क करा देती हूँ। पूरा पैरा होगा आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेडिंग साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। ये 2 पैराग्राफ्स हो गए कंप्लीट, और उसके बाद आपने ये वाली जो डायग्राम इसको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, हो सकता है इतनी एग्जैक्ट ना बने आपसे, लेकिन जिस तरह से भी बन रही है इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये कह रहा होता है कि व्हाट आर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, यानी ODS जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। एक चीज़ तो ध्यान में रखिएगा कि जो ODS होते हैं इसकी कॉमन एग्जांपल्स होती है रेफ्रिजरेट गैसेस जैसे कि CFCs। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हर वो चीज़ जो कूलिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसमें डीप फ्रीज़र है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ACs हैं, चिलर्स हैं, इन सब में CFCs जो है वो इन्वायरमेंट में क्या कर रही है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता रप्चर होने लगती है। तो अब आ जाइए इसको मार्क कर लेते हैं। हम सीधा आ जाते हैं पेज 261 के ऊपर। ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज़ आप मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके साथ ही एग्जाम्पल CFCs एटसेट्रा भी लिखेंगे। इन पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती हैं, क्योंकि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस हैं, यानी ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये इंसान की अपनी एक्टिविटी से क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कूलिंग डिवाइसेस जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर्स हैं। इन्होंने एग्जांपल दी, इससे कौन सी गैसेस निकल रही होती हैं, CFCs, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लिया इसको। और स्टूडेंट्स इसके साथ अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके ये है व्हाट इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर एंड व्हाट आर द मेन पोल्यूशन टारगेटेड बाय कैटालिटिक कन्वर्टर। तो देखिए इस सवाल के भी 2 हिस्से। सबसे पहले आपको कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसकी डेफिनेशन बतानी है, और उसके बाद आपको बताना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये कौन सी मेन पोल्यूशन जो है इसको टारगेट करता है। ठीक है, तो 266 पर पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन मार्क कर देती हूँ। मेरी बुक में ये सफ़ा थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, हो सकता है आपकी बुक में प्रॉपर हो। यहाँ देखिएगा ये हेडिंग नंबर 2 है, कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको रीड कर देती हूँ मैं। ये आपसे कह रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती है। इसका काम क्या होता है कि कन्वर्ट करती है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को इंटरनल कंबस्शन की मदद से। और ये इंटरनल कंबस्शन कहाँ हो रही होती है, गाड़ी के इंजन में हो रही होती है। और इसके बाद जब ये कन्वर्ट कर देता है तो ये इसे लेस हार्मफुल या नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सबसे पहले तो कैटालिटिक कन्वर्टर की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब हम आ जाते हैं कि ये करता क्या है, किस तरीके से इसका एक्शन होता है, उस पेज पर आ जाते हैं। तो आप 256 पर आ जाएंगे सीधा, और यहाँ से आप मार्क करना शुरू करेंगे। द पर्पस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। द हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन इनटू लेस हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेन्स अ मिक्सचर मेटल सच एज प्लैटिनियम एंड पैलेडियम विच सर्व एज कैटलिस्ट। यहाँ तक मार्क कर लीजिए। तो होता क्या है स्टूडेंट्स के इन्वायरमेंट में बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो गाड़ियों के जो फ्यूल होते हैं इसकी बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। यानी जो गाड़ी का इंजन होता है ना, ये क्या करता है,
फ्यूल को या डीजल को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बाद एक तो ये कि कार चलने लगती है उस ऑयल से, जैसे कि पेट्रोल है या फिर डीजल है, लेकिन इसके साथ साथ एक गाढ़ा सा जो धुआं है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के हो सकते हैं। तो ये क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। यानी बजाय इसके कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने या नाइट्रिक ऑक्साइड बने, इसको नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सेल्फ देखें नुकसान करती है, लेकिन अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सी गैस ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसका आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो वो कंपेरेटिवली कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहतर है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके मुकाबले में नाइट्रोजन गैस कैसी है? इसके मुकाबले में नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट के लिए फिर भी बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये एटलीस्ट एसिड रेन वहाँ पे क्रिएट नहीं करेगी। तो ये वो तमाम रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए अपनी जो भी आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसका जो पार्ट है ये सारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास फेलोज़ में शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई बात आपको इसमें समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आस्क कर लिया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।